बैटल ऑफ कोसोवो में सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान मुराद अव्वल सलेबी सिपाहियों के हाथों मारा गया तो उसके बेटे बायजीद ने अनातोलिया में मौजूद अपने भाई याकूब को कत्ल करवा दिया और खुद सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बन गए। बायजीद सुल्तान बना तो उसने किसी नई फतूहात से पहले अपनी सल्तनत को मुंज़म करने का फैसला किया। उसने यूरोप में सर्बियन सल्तनत के शहंशाह की बेटी से शादी करके अमन मुआहदा कर लिया और इधर समंदर पार अनातोलिया में तुर्कों की ही एक सल्तनत करमानिया सल्तनत के सरदार से अपनी बहन की शादी करके उनसे भी अमन मुआहदा कर लिया। सर्बिया में तो अमन हो गया, लेकिन करमानिया में इस मैरिज डिप्लोमेसी से अमन नहीं हुआ। सुल्तान बायजीद अपने यूरोपियन दारुल हुकूमत एड्रिन में था तो करमानियों ने ऑटोमन अंपायर के कुछ छोटे इलाकों पर हमले करके उन्हें फतह करना शुरू कर दिया। यूरोप में मौजूद सुल्तान बायजीद तक यह खबर पहुंची तो उसने करमानियों से दो दो हाथ करने का फैसला किया। उसने समंदर पार करके करमानिया सल्तनत पर हमला कर दिया। करमानिया को इबरतनाक शिकस्त हुई और करमानिया का बे यानी सरदार जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया। सुल्तान बायजीद ने अपनी सल्तनत के हमसाए में मौजूद सल्तनतों को या तो जंग के जरिए कुचल दिया था या फिर उनसे मैरिज डिप्लोमेसी के जरिए अमन मुआहदे कर लिए थे। सो बायजीद को जब यकीन हो गया कि सल्तनत के अंदर अब उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करेगा और सल्तनत के बाहर कोई सल्तनत मैदान जंग में उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसने रोमन अंपायर के सबसे मजबूत शहर, सैकड़ों सालों से रोमन अंपायर के मरकज कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए उसका मुहासरा कर लिया। 1391 में कुस्तुनतुनिया का मुहासरा हुआ तो यूरोपियन सल्तनतों में जैसे आग लग गई हो। ईसाइयत के रूहानी पेशवा पोप ने उस्मानियों को शिकस्त देने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। सलीबियों ने इस जंग को क्रूसेड्स का नाम दिया यानी मुसलमानों के खिलाफ मजहबी मुकद्दस जंग, जबकि यूरोपियन के मुकाबले में उस्मानियों ने भी इस जंग को जिहाद यानी मजहबी जंग करार दिया। सो दोनों तरफ से मजहब के नाम पर तबला जंग बजा दिया गया। पूरा यूरोप उस्मानियों के खिलाफ मुतहद हो गया। मुकद्दस जंग के नाम पर पूरे यूरोप से सिपाही इकट्ठे होने लगे। कोई 6 से 12 हजार फौजी हंगरी ने प्रोवाइड किए, करीब 11 हजार फौजी फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से रवाना हुए, 12 हजार फौजी वलाचिन से इस फौज का हिस्सा बने और 6 हजार फौजी जर्मनी की तरफ से भी इस लश्कर में शामिल हुए। इसके अलावा तकरीबन 15 हजार सिपाही डच, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, बल्गारियन, स्कॉटिश और स्विस भी इस लश्कर में शामिल हुए, यानी कुल मिलाकर लश्कर की तादाद तकरीबन 50 हजार तक पहुंची। दूसरी तरफ उस्मानियों के लश्कर को देखें। उस्मानी लश्कर में भी 3 तरह के सिपाही थे। एक वो आम तुर्क सिपाही थे जो अनातोलिया से मुख्तलिफ तुर्क कबाइल से इकट्ठे किए गए थे। दूसरे सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सिपाही जेनिसरीज थे। ये सुल्तान के जाती मुहाफिज भी थे और आम फोर्सेस से ज्यादा तरबियत याफ्ता थे। तीसरे उस्मानी फौज में उन यूरोपियन रियासतों के दस्ते थे जो एक बाजगुजार रियासत होने के नाते उस्मानियों को खिराज अदा करते और ज़रूरत पड़ने पर अपने सिपाही भी उस्मानियों के ताबे करने के पाबंद थे। कुल मिलाकर उस्मानियों की तादाद भी कोई 50 से 60 हजार के दरमियान थी, यानी दोनों फौजों की तादाद आलमोस्ट बराबर थी, या फिर दोनों फौजों की तादाद में कोई बराए नाम मामूली सा फर्क था। लेकिन यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, इस जंग में फौज के एग्जैक्ट नंबर आज किसी को मालूम नहीं। तुर्क हिस्टोरियंस उस्मानी फौज की तादाद बहुत कम और यूरोपियन इत्तेहादी फौजों की तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये सब बाद में इसलिए किया गया ताकि अपनी कहानी को खूब मिर्च मसाला लगाकर सनसनीखेज बनाया जाए। सो बात जो भी हो, इस जंग में पहल यूरोप की तरफ से हुई। यूरोप की मुतहिदा फौज पेशकदमी करती हुई इस मकाम पर पहुंच गई। नेकोपोलिस का ये शहर, किला और ये सारा इलाका उस वक्त उस्मानियों के कब्जे में था। यूरोप का ये लश्कर जहां से भी गुजरता गया, रास्ते में उस्मानियों के छोटे मोटे किलों और इलाकों पर कब्जे भी करता गया। यूरोप के इस मुतहिदा लश्कर ने नेकोपोलिस शहर का मुहासरा कर लिया जो उस वक्त उस्मानियों के कब्जे में था। सलीबियों को यकीन था कि शहर का हाकिम जल्द ही उनके सामने हथियार डाल देगा और उन्हें ये भी यकीन था कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का फासला तय करके बायजीद को लश्कर समेत उन तक पहुंचने के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते और महीने लग जाएंगे और बायजीद के पहुंचने से पहले ही शहर सलेबियों के हाथों में आ चुका होगा। लेकिन जरा ठहरिए, सलेबियों की तवक्को के बिल्कुल उलट उन्हें खबर मिली कि बायजीद लश्कर समेत उन तक पहुंच चुका है और अभी तक सलेबी शहर के मुहासरे पर बैठे थे, यानी शहर फतह नहीं हुआ था। सलेबियों को मजबूरन नेकोपोलिस शहर के करीब एक मैदान में जंग लड़ना पड़ी। इस मैदान जंग में उस्मानियों की तरतीब ये थी कि सबसे आगे फ्रंट लाइन पर आम तुर्क सिपाही खड़े थे जो अनातोलिया के मुख्तलिफ तुर्क कबाइल से इकट्ठे किए गए थे। फिर इनके पीछे सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सिपाही और सुल्तान के जाती मुहाफिज जेनिसरीज थे। जेनिसरीज के पीछे तुर्कों की तीसरी कैटेगरी के सिपाही थे जो माहिर किस्म के तीरंदाज और घुड़सवार थे। जंग शुरू हुई। यूरोपियन का पलड़ा भारी होने लगा। यूरोपियन नाइट्स पूरे जोश और जज्बे से लड़ रहे थे और तुर्क फौज को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलते जा रहे थे। तुर्कों की फ्रंट लाइन टूटने लगी, वो पीछे की तरफ भागे। पूरी यूरोपियन फौज एकदम से मैदान जंग में कूद पड़ी।
खासकर फ्रांसीसी नाइट्स। पीछे भागते तुर्कों के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होने वाला था। यूरोप जीत चुका था, लेकिन नहीं, ये उस्मानियों की एक जंगी चाल थी जिन्होंने मंगोलों से सीखी थी, और इसी चाल के जरिए वो यूरोप को एक के बाद दूसरी जंग में शिकस्त देते हुए यूरोप के सारे इलाके पर कब्जा कर चुके थे। लेकिन यूरोपियन ने अपनी इस आखिरी कोशिश में भी वही गलती की जो वो पहले करते थे। एक बार फिर से उस्मानियों की फौज की तरतीब को देखें। सबसे आगे फ्रंट लाइन पर आम तुर्क सिपाही खड़े थे जो मुख्तलिफ कबीलों से जमा किए गए थे। इनके पीछे जेनिसरीज थे जो एक एलीट फोर्स थी। जेनिसरीज के पीछे एक तीसरी फोर्स खड़ी थी जो माहिर किस्म के जंगजू थे। सो बायजीद ने फ्रंट लाइन पर खड़े आम तुर्क सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा देर तक यूरोपियन फौज को जंग में उलझाए रखो ताकि वो थक जाए, और जैसे ही तुम्हें लगे कि यूरोपियन थक चुके हैं तुम पीछे की तरफ भागना शुरू कर देना। पूरी यूरोपियन फौज तुम्हारा ताक़ुब करेगी, और फिर इसी दौरान इंतजार में खड़े जेनिसरीज अचानक हमला करके यूरोपियन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर इसके बाद जेनिसरीज एक तरफ हटेंगे और हमारी तीसरी फौज जो एकदम ताज़ा दम हो गई वो यूरोपियन फौज पर अचानक सामने से हमला कर देगी। इस तरह हम एक तो थके हारे यूरोपियन लश्कर को आराम का मौका नहीं देंगे, और दूसरा हम इस यूरोपियन लश्कर को चारों तरफ से घेर लेंगे। हुआ भी यही। यूरोपियन लश्कर को उस्मानी लश्कर ने बीच में क्रश कर दिया। हजारों यूरोपियन मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए, और बहुत से यूरोपियन जान बचाकर भाग गए। ये यूरोप के मुतहिदा लश्कर की जिल्लत आमेज शिकस्त थी। इससे पहले हंगरी के शहंशाह ने इस लश्कर की शान और शौकत देखकर कहा था कि इस जमीन पर ऐसा बहादुर कौन होगा जो हमारे इस अजीम लश्कर के सामने खड़े होने की जसारत करेगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि अगर ये आसमान एकदम से हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारा ये लश्कर इतना ताकतवर है कि अपने नेज़ों पर आसमान को रोक लेगा। इस जंग में इतने बड़े यूरोपियन लश्कर को उस्मानियों ने वन साइडेड मारा कि इस शिकस्त के बाद अब पूरा यूरोप उस्मानियों के रहमो करम पर पड़ा था। सुल्तान बायजीद अव्वल अब पूरे यूरोप को फतह करने की ताकत रखते थे। वो यूरोप की मुतहिदा फौज को तो पहले ही शिकस्त दे चुके थे, अब एक एक रियासतें उसके सामने कब तक टिकती। और अब इस जंग के बाद यूरोपियन इलाकों को फतह करने की शुरुआत बायजीद अव्वल ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया से करने का फैसला किया। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया का दोबारा मुहासरा कर लिया, जो इससे पहले उन्हें इस जंग की वजह से मजबूरन मुहासरा उठाना पड़ा था। शायद सुल्तान के जहन में यही हो कि पहले कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं और बाद में पूरे यूरोप को फतह करेंगे। इसी दौरान जब उस्मानियों की ताकत पूरे पीक पर थी, उस्मानी सुल्तान बायजीद अव्वल पूरे यूरोप को फतह करने का ख्वाब देख रहा था। उसके मशरिक में उज़्बेकिस्तान से एक तूफान उठा, एक ऐसा तूफान जो दिल्ली के तख्त से लेकर अनातोलिया में उस्मानियों की सरहद तक सारे इलाके फतह कर चुका था। सुल्तान बायजीद अव्वल जो पूरे यूरोप को फतह करने के ख्वाब देख रहा था, इस तूफान की वजह से उसकी अपनी सल्तनत खतरे में पड़ गई। इस तूफान का नाम था अमीर तैमूर। 13वीं सदी की आखिरी दहाई तक अनातोलिया में कई छोटी मोटी रियासतें मौजूद थीं। ये रियासतें बायजीद की आंख में कांटे की तरह चुभ रही थीं। बायजीद अपनी सल्तनत को वुसअत देना चाहता था और इसके लिए वो इन रियासतों को फतह करने का भी ख्वाहिशमंद था। वैसे उस दौर में कानून भी यही हुआ करता था। हर रियासत के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो वो अपने हमसाये में मौजूद कमजोर रियासतों पर कब्जा करके अपनी ताकत को मजबूत कर ले, या फिर किसी ताकतवर सल्तनत का शिकार होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सो बायजीद ने भी यही किया। उसने अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए अनातोलिया में मौजूद उन छोटी छोटी रियासतों पर कब्जे शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि अनातोलिया में बायजीद जिन रियासतों पर कब्जे कर रहा था, उन रियासतों के मुसलमान सरदार अमीर तैमूर के पास पनाह के लिए चले गए, और अमीर तैमूर ने उन्हें पनाह दे दी। अमीर तैमूर ने बायजीद के दुश्मनों को पनाह दी थी जो बायजीद के लिए काबिल कबूल नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में अमीर तैमूर के मुकाबले पर नहीं आ सकता था। वो तैमूरी फौज की ताकत और खौफ को अच्छे से जानता था। और हाँ, अमीर तैमूर ने एक और काम किया। उसने बायजीद की तरफ एक खत लिखा। इस खत में लिखा कि ऐ बायजीद, तुमने जो इलाके सलेबियों से छीने वो इलाके अपने पास रखो, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुमने जो इलाके अनातोलिया में मौजूद मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से छीने हैं वो इलाके उन्हें वापस कर दो, वरना मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर नाज़िल होऊंगा। जैसे ही तैमूरी कासिद ये खत लेकर बायजीद के दरबार में पहुंचे, बायजीद ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें दरबार से निकाल दिया और अमीर तैमूर की तरफ एक खत लिखा। इसमें लिखा कि ऐ तैमूर, तुम्हारी कश्ती लालच के समंदर में उतर चुकी है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें वो भयानक सजा दूंगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। ये खत अमीर तैमूर तक पहुंचा। दोनों हुक्मरानों में से कोई मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार नहीं था। अब इस जंग को कोई नहीं टाल सकता था।
1401 में तैमूरी फौज ने उस्मानियों की तरफ मार्च किया और उस्मानियों के किले सवाज का मुहासरा कर लिया। ये किला उस्मानियों का एक मजबूत और बड़ा किला था, कई महीनों तक मुहासरा झेल सकता था, लेकिन जिसके सामने दिल्ली का तख्त और बगदाद की शान और शौकत कुछ न कर पाई, ये एक किला उसका मुकाबला कब तक करता। सो अमीर तैमूर ने इस किले के चारों तरफ हिफाजती दीवार की बुनियादें खुदवा डाली। इस तरह हिफाजती दीवार गिर गई और तैमूरी फौज किले में दाखिल हो गई। क्योंकि इस किले ने तैमूर के सामने सरेंडर नहीं किया था और तैमूर ने इसे जंग से फतह किया था, सो उसने इस किले के साथ भी वही किया जो वो हमेशा अपने सामने सरेंडर ना करने वाले दुश्मनों के साथ करता था। तैमूर ने इस किले की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों बाशिंदों को कत्ल करवा दिया। बायजीद ने इस किले को बचाने के लिए एक कुमक अपने बेटे अर्तुगरुल की कमान में भेजी, लेकिन ये एक कुमक तैमूरी फौज का क्या बिगाड़ती। तैमूर ने सुल्तान बायजीद के बेटे अर्तुगरुल समेत इस कुमक को कुचल दिया। बायजीद तक शिकस्त और बेटे की मौत की खबर पहुंची। अब उसके पास तैमूर से बाकायदा जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बायजीद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा उठा लिया और तैमूर से जंग के लिए निकल पड़ा। बायजीद अपने 90,000 या 1 लाख के लश्कर के साथ अनकरा पहुंचा। बायजीद क्योंकि पहले अनकरा पहुंचा था, इसलिए वो अपनी मर्जी के मैदान जंग पर कैंप लगाकर बैठ गया और तैमूरी फौज का इंतजार करने लगा। अमीर तैमूर ने भी इस किले से आगे बढ़कर अनकरा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। तैमूरी फौज जब अनकरा पहुंची तो तैमूर बायजीद के लश्कर को देखकर भांप गया कि बायजीद अपनी मर्जी के मैदान जंग पर बैठा है। अगर इस मैदान में जंग होगी तो जियोग्राफिकल एडवांटेज तुर्कों को ही हासिल होगा। सो अमीर तैमूर ने बायजीद को इस महफूज कैंप से निकालने का फैसला किया, क्योंकि वो बायजीद को अपनी मर्जी का मैदान जंग नहीं देना चाहता था। अमीर तैमूर इस मैदान जंग से पीछे मशरिक की तरफ अपनी सल्तनत की सरहद की तरफ हट गया। तैमूरी फौजों को पीछे हटता देखकर बायजीद भी उनके ताक़ुब में निकल पड़ा और अपने महफूज कैंप से दूर चला गया। लेकिन जहां एक अनहोनी हो गई, तैमूर अपने इतने बड़े लश्कर के साथ कहीं गायब हो गया। बायजीद ने इधर उधर अपने मुखबिर दौड़ाए, लेकिन तैमूरी फौजों का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे तैमूरियों को जमीन निकल गई हो या फिर वो सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ गए हों। और फिर इसी दौरान एक खबर बायजीद तक पहुंचती है। तैमूर एक लंबा चक्कर काटकर तुर्क फौज की नजरों में आए बगैर उनके पीछे अनकरा पहुंच चुका था और अनकरा शहर का मुहासरा भी हो चुका था। बायजीद के पास अनकरा पहुंचने के सिवा कोई चारा नहीं था। यहाँ अमीर तैमूर को तुर्कों पर एडवांटेज हासिल था। एक तो ये मैदान जंग उसकी मर्जी का था और दूसरा उसकी फौज को जंग से पहले आराम करने का, ताज़ा दम होने का वक्त मिल गया था। जबकि यहाँ तुर्कों को 3 डिसएडवांटेज थे। एक तो बायजीद की फौज थकी हुई फौज थी, तवील सफर करके आई थी और उसके हजारों सिपाही रास्ते में ही भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ चुके थे। दूसरा ये कि बायजीद की फौज में 3 तरह के सिपाही थे। एक सुल्तान के जाती गार्ड जैनिसरीज थे, जो भला के तरबियत याफ्ता तो थे ही, साथ ही सुल्तान के वफादार भी थे और उनकी वफादारी पर सुल्तान को पूरा भरोसा था। दूसरे वो सिपाही थे जो मुख्तलिफ तुर्क कबाइल से जमा किए गए थे। ये सिपाही सुल्तान से ज्यादा अपने कबीले और सरदार के वफादार होते और अपने सरदार के कहने पर किसी भी वक्त पार्टी बदल सकते थे। तीसरे तुर्क लश्कर में उन यूरोपियन रियासतों के दस्ते थे जो एक बाजगुजार रियासत होने के नाते अपने दस्ते उस्मानियों की कमान में देने के पाबंद थे। उस्मानी फौज में ये 3 तरह के सिपाही थे, यानी एक मुतहिदा लश्कर नहीं था। कल तक जो एक दूसरे को धमकियां भेज रहे थे, आज वो मैदान जंग में आमने सामने खड़े थे। ये उस वक्त की 2 सुपर पावर्स की जंग थी। जंग शुरू हुई तो अमीर तैमूर का लश्कर तुर्कों पर हावी होता गया। जंग के दौरान बायजीद ने मंगोलों से सीखी हुई अपनी पुरानी चाल आजमाने की कोशिश की। उसने अपने बेटे की कमान के दस्ते को पीछे बोरसा की तरफ पसपाही का हुक्म दिया। उसका प्लान यही था कि तैमूरी फौज इस दस्ते का पीछा करेगी और हम तैमूरियों को चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन अमीर तैमूर भी सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट का एक बड़ा फातेह था। वो मैदान जंग में जंगी चाल को अच्छे से समझता था। उसने पीछे हटने वाले तुर्क दस्ते का पीछा करने के बजाय मैदान जंग में खड़े तुर्क सिपाहियों पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए। एक तुर्क दस्ते के पीछे हटने की वजह से मैदान जंग में तुर्कों की पोजीशन मजीद कमजोर हो गई। सुल्तान के बेटे को पीछे हटता देखकर सर्बियन दस्ते भी इसके पीछे हो लिए। सुल्तान अपने कुछ वफादारों के साथ कुछ देर तक तो मैदान जंग में लड़ते रहे, लेकिन फिर सुल्तान बायजीद अव्वल भी अपनी जान बचाकर भाग निकले। भागते हुए सुल्तान को तैमूरी सिपाहियों ने जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया। अमीर तैमूर जीत चुका था। तुर्क जो इससे पहले पूरे यूरोप को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब उनका अपना सुल्तान बेटों समेत अमीर तैमूर का कैदी बन चुका था। अमीर तैमूर ने तुर्क सुल्तान को कैद जरूर किया, लेकिन कत्ल नहीं किया। सो बायजीद ने अमीर तैमूर से दरखास्त की कि उसके बेटों को रिहा कर दिया जाए और उसके बेटे अमीर तैमूर के वफादार रहेंगे। अमीर तैमूर उस्मानी सल्तनत पर कब्जा करके वहाँ हुकूमत करने का ख्वाहिशमंद नहीं था,
اس لیے اس نے باجزید کی یہ درخواست منظور کر لی۔ اس نے باجزید کے بیٹوں کو رہا کر کے عثمانی سلطنت ان کے حوالے کر دی، جبکہ باجزید تیمور کے پاس قید رہا۔ باجزید عثمانیوں کا ایک بڑا فاتح تھا، پورا یورپ اس کے نام سے ڈرتا تھا۔ وہ زیادہ دن تک اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکا اور قید ہونے کے صرف چند ماہ بعد ہی تیمور کی قید میں مر گیا۔ باجزید اول کی موت کیا ہوئی، سلطنت عثمانیہ کا سورج بھی غروب ہونے لگا۔ اوٹومن امپائر کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی، پوری سلطنت میں سول وار شروع ہو گئی۔ باجزید اول کے اپنے بیٹے تخت کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ 10 سے 11 برس تک وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے ہی والی ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ ساری کہانی آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں دکھائیں گے۔